नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के उस आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बाद अंग्रेजों के सामने एक बात लगभग साफ हो गई। अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना आसान नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त। यह लेक्चर 2 पार्ट में आएगी। यह है पार्ट 1। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्त, शुरू करते हैं। इनके परिचय और पृष्ठभूमि को हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, इस स्लाइड पर लिखा है एक सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ। आखिर क्या जरूरी था भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन को समझने के लिए हमें एक साल नहीं बल्कि 1939 से 1942 तक की पूरी स्थिति को समझना पड़ेगा दोस्त। सबसे पहले आइए बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। 1939 में द्वितीय युद्ध शुरू होता है। भारत उस समय स्वतंत्र देश नहीं था, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे, बिना उनको सूचना दिए, बिना कोई घोषणा किए भारत को भी ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल कर दिया। अब जरा सोचिए कि युद्ध में भारतीय सैनिक लड़ेंगे, भारत का पैसा लगेगा, भारत के संसाधन इस्तेमाल होंगे, लेकिन फैसला कौन करेगा? अंग्रेज। यह बात कांग्रेस को बहुत बुरी लगी। कांग्रेस का तर्क था, अगर भारत से युद्ध में सहयोग चाहिए तो भारत को अपनी सरकार चुनने और अपना भविष्य का फैसला करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। दूसरी बात आ गई आर्थिक संकट। अब युद्ध का असर आम जनता पर पड़ने लगा। युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई दोस्त, आपूर्ति व्यवस्था एकदम प्रभावित हो गई और गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ गया। इसीलिए जनता का असंतोष केवल राजनीतिक ही नहीं था, उसके पीछे आर्थिक पीड़ा भी एकदम रो रो करके दिख रहा था, झलक रहा था। एक सामान्य आदमी के मन में सवाल था, अंग्रेज का युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी कीमत भारतीय जनता क्यों दे? जो तीसरा पॉइंट होता है ब्रिटिश शासन की कमजोरी का एहसास। ब्रिटिश शासन की कमजोरी का एहसास। अब 1941-42 आते आते जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश शक्ति को लगातार झटके लग रहे थे। इससे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ दोस्त। भारतीयों को लगने लगा अंग्रेज अजय नहीं है, कि उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। जापान एकदम फुल स्पीड से इसको इधर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, यह भावना बहुत महत्वपूर्ण था। यह भावना भारतीयों को जो ब्रेन था, जो आत्मविश्वास था, उसमें चार चांद लगा दिया। उनको लगा कि अंग्रेज को हम लोग भी परास्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी साम्राज्य की शक्ति केवल बंदूक पर नहीं टिकी रहेगी, वह इस विश्वास पर भी टिकती है कि इसे हराया नहीं जा सकता। 1942 तक यह विश्वास कमजोर पड़ने लगा दोस्त। अब चौथा पॉइंट है भारत पर जापानी खतरा। जापान भारत के करीब आता जा रहा था। जब अंग्रेज कह रहे थे हम भारत की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी की सोच अलग दिशा में जाती है। उनका सवाल था, क्या ब्रिटिश उपस्थिति ही भारत को जापान के निशाने पर नहीं ला रही है? मतलब जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ भारत में है, क्योंकि ब्रिटिश का दुश्मन था जापान। जापान को इंडिया से तो कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी किससे? ब्रिटेन से लड़ाई था। तो गांधी जी का कहना था कि हमारे देश में जब तक अंग्रेज है, इसी कारण से मतलब कि हमको जापान आ रहा है युद्ध करने के लिए। अंग्रेज नहीं रहेगा तो जापान हम पे युद्ध करने नहीं आएगा। पांचवा था क्रिप्स मिशन की विफलता। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारतीयों को भविष्य के कुछ वादे देकर युद्ध में सहयोग हमको मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण अभी हो।
क्रिप्स मिशन तत्काल स्वतंत्रता नहीं दे रहा था। यही भारतीय नेतृत्व को लगा, जो भारत को लीड कर रहे थे, उनको लगा कि अंग्रेज अभी भी वास्तविक सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है दोस्त। और यही वह बिंदु था जहां धैर्य लगभग समाप्त हो गया दोस्तों। अब भारत छोड़ो आंदोलन के एक प्रॉपर डेफिनेशन के हम लोग साथ समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक जन आंदोलन था। और यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा जन आंदोलन, मतलब कि लोगों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, विद्यार्थियों का आंदोलन, ठीक है। और युवाओं क्या किए, भूमिगत होकर के लड़ाई लड़े दोस्त। इसीलिए 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार था बहुत व्यापक दिखाई दिया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके क्या किया, इस आंदोलन में साथ दिया दोस्त। अब दूसरी लाइन, 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार हो गया, लेकिन अगली ही सुबह 9 अगस्त को अंग्रेजों ने प्रमुख जो नेताओं था, जैसे कि गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, उन लोगों को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया दोस्त। अब तीसरी फेमस बात है कि करो या मरो। इसी ऐतिहासिक अवसर पर गांधी जी ने जनता को संदेश दिया कि करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब होता है कि क्या गांधी लोगों को मरने के लिए कह रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनका भाव यह था कि अब स्वतंत्रता के संघर्ष को आधे मन से नहीं लड़ना है, अब पीछे नहीं हटना है। अब स्वतंत्रता को अंतिम लक्ष्य मानकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, पूरी जान जी लगा करके, ठीक है, इस संघर्ष को लड़ना है। गांधी जी की मूल जो पद्धति थी अभी भी अहिंसात्मक था, वो अहिंसा के पुजारी ही थे। इसीलिए करो या मरो को हिंसक नारे की तरह समझना गलत होगा दोस्त। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है। सीधी बात में एकदम बिल्कुल, इसको जो शासन चल रहा था अंग्रेजों का, उनको खत्म करना है दोस्त। पहले क्या कर रहा था? तो पहले जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें अंग्रेजों से केवल सहयोग वापस लेने की बात की थी। फिर आते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसमें अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया गया, जैसे कि नमक कानून। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में मांग और स्पष्ट हो जाती है दोस्त, अंग्रेज भारत छोड़े। यही 1942 की ऐतिहासिक विशेषता है दोस्तों। अब हम समझेंगे कि 1942 तक ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थी कि कांग्रेस को सीधे भारत छोड़ो की मांग करनी पड़ी। सबसे पहली बात, 1942 तक भारतीय जनता अंग्रेजी शासन से बहुत अधिक असंतुष्ट हो चुकी थी। यह असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ। कई वर्षों से भारतीय यह देख रहे थे कि अंग्रेज समय समय पर सुधार की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता भारतीय को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और फिर 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हो गया। अब यहाँ अंग्रेज ने एक फैसला लिया जिसने भारतीय नेताओं को बहुत नाराज कर दिया दोस्त। क्या? भारत उस समय तक स्वतंत्र देश नहीं था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे, बिना उनको आज्ञा लिए, बिना कोई सूचना दिए भारत को युद्ध में शामिल करने का घोषित कर दिया दोस्त। अब जरा सोचना है दोस्त कि ये तो मतलब कि शामिल कर दिया, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, जब सब इतने माताएं विधवा होंगी, भारत के इतना आर्थिक लॉस होगा, ठीक है, लेकिन फैसला करने वाला कौन है होगा उसका, कि मतलब वहाँ भाई क्या हुआ, देश को हमको क्या करना है, लड़ेगा भारत के देश, भारत ही जाता, माताएं बहनी विधवाएं होंगी, बच्चे बिलख जाएंगे, लेकिन इसका फैसला करने वाला कौन होगा? अंग्रेज, ठीक है। यही कांग्रेस को साफ दिखाई देने लगा दोस्त कि भारत में शासन चलाने की अंतिम अधिकार अभी भी भारतीयों के पास में नहीं है दोस्त। युद्ध का दूसरा असर हुआ महंगाई और आर्थिक संकट पर दोस्त। अब युद्ध केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, उसका असर सामान्य लोगों के जिंदगी पर पड़ने लगा। युद्ध के कारण वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित हुई, वस्तुएं बहुत कम मिलने लगी।
कीमत एकदम प्राइस जो था वस्तु का एकदम हाई हो गया, जो सामान्यतः युद्ध में होता है दोस्त, और जनता पर इसका बोझ झेलना पड़ा। यानी किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग सब प्रभावित हो रहे थे। इसीलिए आंदोलन की पृष्ठभूमि केवल राजनीतिक नहीं थी, आर्थिक असंतोष भी बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इससे आसान भाषा में समझते हैं, युद्ध अंग्रेज का था लेकिन उसका बोझ भारतीय जनता उठा रहे थे। अब जो तीसरी बात होता है यह है क्रिप्स मिशन। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। भारतीयों को उम्मीद थी कि शायद अब अंग्रेज भारत के राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई ठोस समाधान देगा, कोई कारगर उपाय लगाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब क्रिप्स मिशन भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया, तब कांग्रेस के भीतर यह भावना और ज़्यादा मजबूत हो गई कि अब केवल बातचीत, ठीक है, और भविष्य के वादों पर काम नहीं चलेगा। यानी दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। अब कांग्रेस को धैर्य लगभग समाप्त होने लगा। दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने देखा कि भारतीय जनता पहले से ही असंतुष्ट थी, और यहाँ 3 और महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ती है। सबसे पहले, अंग्रेज भारत को तत्काल स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय नेताओं का कहना था, अगर ब्रिटेन दुनिया में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर युद्ध लड़ रहा है, ठीक है, ये स्वतंत्रता का और लोकतंत्र का पुजारी है, तो भारत को स्वतंत्रता क्यों नहीं देता। यानी अंग्रेज की स्थिति विरोधाभासी थी, अपने ही शब्द को अपने ही खंडन कर रहे थे। बाहर वे स्वतंत्रता की बात करते थे, लेकिन भारत में औपनिवेशिक शासन चला रहे थे। इसीलिए भारतीय नेताओं का विश्वास ब्रिटिश सरकार से लगातार कम होता गया। दूसरी परिस्थिति थी जापान का आगे बढ़ना। 1941-42 के दौरान जापानी जो सेना था वो दक्षिण पूर्वी एशिया में तेजी से आगे और बढ़ रहे थे, क्योंकि उसका कॉलोनियल रूल चल रहा था दक्षिण पूर्वी एशिया में। देखिए यहाँ किस प्रकार से जापान की सेना दक्षिण पूर्वी एशिया में एकदम रफ्तार से आ रही है। अब दोस्तों इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा था। बहुत लंबे समय तक भारतीयों के मन में अंग्रेज की एक छवि थी। क्या छवि थी? अंग्रेज बहुत शक्तिशाली है, इसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब जापान दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन को लोहे का चना चबाना पड़ा, उसको एकदम चुनौती देने लगा, तब यह भ्रम भारतीयों को टूटने लगा। भारतीयों को महसूस हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य अजय नहीं है, और साथ ही भारत पर संभावित जापानी खतरे की भी चिंता बढ़ने लगी। अब कांग्रेस की मांग बदल जाती है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस का रुख और कठोर हुआ। अब कांग्रेस अंग्रेज से केवल सुधारों की मांग नहीं कर रही थी, अब मांग ऐसा बनने लगी कि भारत से तत्काल चले जाइए। यानी अब स्ट्रगल की भाषा बदल रही थी। पहले सवाल था हमें और अधिकार दीजिए, लेकिन अब सवाल हो गया भारत पर शासन करने का अधिकार आपको है ही क्यों, आप भारत में हैं ही क्यों। ठीक है दोस्त, यही परिवर्तन आगे भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना बनता है। दोस्तों अब हम आते हैं 1939 पर। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि और साफ दिखाई दे लगी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एकदम घोषणा कर दिया कि भारत भी ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह निर्णय लेने से पहले भारतीय नेता से कोई वास्तविक सहमति नहीं ली गई थी, नहीं उनको टोका, नहीं पूछा गया था। अब दोस्तों कांग्रेस इसके लिए बहुत बड़ा नाराजगी दिखाई। कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा प्रश्न था भाई कि हमको मतलब कि 1937 में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हो रहे थे और प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। तो हम क्या चीज का सरकार है, जब हमको कोई चीज पूछेगा ही नहीं। हमारे देश को एक बहुत इतने बड़े युद्ध में झोंक दिया गया, हमको पूछा तक नहीं। ठीक है, ये उनको क्या क्या आत्मग्लानि महसूस हुआ दोस्त। यानी ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी मिल रही है, लेकिन जब असली फैसला आता है
तो सत्ता अंग्रेज के हाथ में भी ही रहता है दोस्त। कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? कांग्रेस युद्ध के सवाल को केवल ब्रिटेन की सैन्य समस्या नहीं मान रही थी। कांग्रेस का तर्क था कि अगर भारत स्वतंत्र नहीं है तो ब्रिटिश सरकार भारत की ओर से युद्ध में जाने का निर्णय कैसे ले सकती है। यानी असली मुद्दा सत्ता और संप्रभुता की थी दोस्त। फैसला कौन करेगा, भारत के लोग या ब्रिटिश वायसराय? इस बात को लेकर के सब में विरोध चल रहा था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया इसी विरोध के कारण। ठीक है, जो 1939 में खुद ब खुद जो वहाँ पे जो लिनलिथगो थे, ये भाई साहब लिनलिथगो, ये बिना पूछे हुए इनको भारतीय को युद्ध में शामिल कर दिया। तो इसी कारण में जो प्रांतीय मंत्रिमंडल थे इस्तीफा दे दिए। अब यहाँ इस घटना का महत्व समझिए। 1937 से कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था के भीतर सरकार चलाने का प्रयोग कर रही थी, लेकिन 1939 में उसे अनुभव हुआ कि अंतिम शक्ति अभी भी अंग्रेज के पास में है। इसीलिए कांग्रेस ने सत्ता से बाहर आकर विरोध का रास्ता चुना और इसके बाद ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के संबंध और जो खराब होते चला गया दोस्त। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम उस घटना पर पहुंचे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की दिशा लगभग तय कर दी थी, क्रिप्स मिशन 1942। सबसे पहले बेसिक्स को देखते हैं। क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना वर्ष उनको 1942 में हुआ और उसका जो हेड थे, जिसको जो लीडिंग कर रहे थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स उनको लीड कर रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था युद्ध में भारतीय सहयोग को प्राप्त करना। लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये इसको मुंह की खानी पड़ी। क्रिप्स मिशन को कोई सहयोग नहीं मिला दोस्त। अब सवाल है कि अंग्रेजों को अचानक भारतीय सहयोग की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति ब्रिटेन के लिए बहुत कठिन हो चुकी थी। जापान ने उसे पैर के तले जमीन खींच लिया था। जापान दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ब्रिटेन को लग रहा था कि यदि भारत में राजनीतिक असंतोष बढ़ता रहा तो इतने बड़े युद्ध के बीच भारत से सैनिक संसाधन और प्रशासन सहयोग लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेज ने सोचा कि चलो भारतीयों को भविष्य के लिए राजनीतिक आश्वासन दे दो और अभी युद्ध में उनका सहयोग ले लो। भारत तो बुर्बक है, ऐसे ही करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही सोच लेकर सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को तत्काल स्वतंत्र करना नहीं था। इसका तत्काल उद्देश्य था युद्ध के लिए भारतीय राजनीतिक सहयोग प्राप्त करना। यही बात आगे कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच टकराव का कारण बना दे। दोस्तों, अब पूरे टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को दुत्कार क्यों दिया, ठुकरा क्यों दिया? पहला कारण है, तत्काल स्वतंत्रता नहीं जी जा रही थी। कांग्रेस अब भविष्य के वादे नहीं चाहते थी। भारत युद्ध में भारतीय सैनिक लड़ रहे हैं, भारत के संसाधन का इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सत्ता अभी भी अंग्रेज के पास है। कांग्रेस का सवाल था, जब भारत से आज सहयोग चाहिए तो सत्ता आज क्यों नहीं? दूसरा कारण था डोमिनियन स्टेटस। क्रिप्स प्रस्ताव में भविष्य में डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। अभी भविष्य में, अभी कुछ नहीं, भविष्य में हम सोचेंगे। तो कांग्रेस भी बोले कि हम भी भविष्य में सोचेंगे युद्ध में शामिल होने का। दोस्तों, यहाँ कांग्रेस की सोच समझिए। अब कांग्रेस की राजनीतिक काफी आगे बढ़ चुकी थी। वह केवल ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सीमित स्वशासन से संतुष्ट होने के मूड में नहीं था। वो एकदम ईंट से ईंट बजा देना चाहते थे। जो करना है अभी करना है, अभी करो अभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
तीसरा कारण था प्रांत को अलग रहने का विकल्प। भाई प्रांत इसमें था कि ये भी आपको झलक दिख रहा है कि बांटो और राज करो का नीति। प्रांत को अलग रहने का विकल्प इन्होंने दे दिया। प्रस्ताव में प्रांत को भावी संघ से अलग रहने की गुंजाइश दे दी गई थी। कांग्रेस को इसमें भारत की एकता के लिए खतरा दिखाई दिया। स्वाभाविक बात है, यदि कुछ प्रांत संघ से बाहर रहे तो भविष्य में भारत एक मजबूत अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई नहीं बन पाएगा, वो कई हिस्से में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चौथा कारण था रक्षा विभाग अंग्रेजों के नियंत्रण में रहने वाला था। युद्ध चल रहा था, सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन था, ये था रक्षा डिपार्टमेंट। लेकिन रक्षा विभाग पर निर्णायक नियंत्रण अंग्रेजों के पास रहना था। तो कांग्रेस के प्रश्न था, अगर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति आपके पास ही रहेगी तो भारतीय सरकार वास्तविक सत्ता कहाँ है? भारत सरकार यहाँ पर जख मारेगी। ठीक है। गांधी जी और पोस्ट डेटेड चेक। इस स्लाइड में गांधी जी द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। क्या कहा गया है? पोस्ट डेटेड चेक। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज आपसे पैसा ले रहा है और कह रहा है मैं आपको भुगतान करूंगा लेकिन बाद में। भाई हमसे कोई नहीं पैसा अभी ले रहा है तो भुगतान अभी भी करो, अभी करो। और यह भी निश्चित नहीं कि जब समय आएगा तो स्थिति क्या होगी। गांधी जी की आलोचना का मूल भाव यही था, आज सत्ता नहीं तो भविष्य का वादा। ठीक है, भविष्य का वादा भी मत करो, ठीक है, सत्ता आज दो। दोस्तों अब हम आंदोलन की तैयारी से निकलकर निर्णय के चरण में पहुंच रहे हैं। क्रिप्स मिशन अब क्या हो चुका है? असफल हो चुका है। कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि अंग्रेज तत्काल सत्ता के हस्तांतरण के लिए भारतीयों को देने के लिए तैयार नहीं है। अब कांग्रेस के भीतर यह विचार मजबूत हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार से केवल बातचीत नहीं, उसके भारत से प्रस्थान की मांग की जाए, उनको भारत से भगाया जाए। इसी क्रम में जुलाई 1942 वर्धा में कांग्रेस कार्य जो समिति है उनकी क्या होता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार किया गया। अब यहाँ एक छोटा और बहुत महत्वपूर्ण याद रखिए पॉइंट कि वर्धा में प्रस्ताव तैयार हुआ लेकिन अभी इसे पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन की अंतिम स्वीकृति मिलना दोस्त बाकी था। फिर आया 8 अगस्त 1942। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ हो रही थी? बम्बई, जो अभी मुंबई है। और वहां प्रस्ताव क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया, प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया। जुलाई 1942 में जो वर्धा में क्या हो रहा था, प्रस्ताव तैयार किया गया लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को। अब देख लीजिए, इनको बस पॉइंट में याद करना है कि जुलाई 1942 में क्या हुआ, तो याद रखिएगा प्रस्ताव तैयार हुआ वर्धा में। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कहाँ पे? मुंबई में दोस्त। अब देखो दोस्तों, अब भारत छोड़ो आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा। इसे केवल एक स्लोगन की तरह याद कर लेना पर्याप्त नहीं, इसका भावना समझना जरूरी है। गांधी जी का संदेश था दोस्त कि अब स्वतंत्रता की लड़ाई आधे मन से नहीं लड़ना है, अब पीछे हटना नहीं है, अब यह नहीं सोचना कि देखते हैं अंग्रेज क्या देते हैं। अब लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, स्वतंत्रता। हमको फ्रीडम चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए और उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से संघर्ष करना जरूरी है। इसीलिए गांधी जी ने करो और मरो का संदेश दिया दोस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1942 को। स्थान कहाँ था दोस्त? तो ये बम्बई, जो वर्तमान मुंबई में है दोस्त। किस मैदान से? तो ग्वालियर टैंक के मैदान से भारत छोड़ो प्रस्ताव आया।
और वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्त। इस जो 18 मतलब कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आया था, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और उसमें प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी थे दोस्त। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये नारा का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि या तो मरो या तो मार दो। इस नारा का उद्देश्य था कि हमको अब पीछे नहीं हटना है। हर हाल में हमको अपनी आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना है, ठीक है, लेकिन अहिंसात्मक रहते हुए। किसी को जान लेना नहीं है, जान देना है। अब देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। इनका वास्तविक शुरुआत 9 अगस्त 1942 के आसपास अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के लगभग पूरे शीर्ष नेता को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह एकदम नहा धो के उठे अंग्रेज और भारतीय जो नेता थे सबको एकदम से बिहाइंड द बार जेल में करने के सोच लिए। उसमें प्रमुख नेता जो शामिल हुए थे, ठीक है, वे महात्मा गांधी। देख रहे हैं महात्मा गांधी किस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जितने भी वरिष्ठ नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता अब केवल नाम याद मत कीजिए, ठीक है, इनके पीछे अंग्रेज की नीति को समझिए। सरकार का मंशा क्या था कि इन सभी नेता को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा। सरकार चाहती थी कि राष्ट्रीय नेतृत्व और जनता के बीच क्या हो जाएगा? संपर्क टूट जाएगा। जो लीडर था अगर लीडर को गायब कर देंगे तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। केंद्रीय नेतृत्व हटते ही आंदोलन नियंत्रण इकाई पर जैसे कि छात्र, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भूमिगत नेताओं के हाथ में चला गया। जो फेस लीडर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो फेसलेस लीडर था अब लीडिंग शिप कौन कर रहा था? जो फेसलेस में युद्ध कर रहे थे दोस्तों, तो फेसलेस में युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों 9 अगस्त 1942 की कार्रवाई के बाद गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और कहाँ रखा गया उसको? तो उनको रखे आंगा खा पैलेस में। गांधी जी को गिरफ्तार करके आंगा खा पैलेस में रखा गया। उन्हें सामान्य जेल में रखने के बजाय डिटेंशन यानी कि नज़रबंद की स्थिति में आंगा खा पैलेस में रखा गया। नज़रबंद मतलब कि एक छुपा करके उसको रखा गया। और यह स्थान भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास में इसीलिए भी बहुत भावनात्मक महत्व रखता है क्योंकि गांधी जी के साथ वहां उनके जीवन से जुड़े दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी को भी जो मृत्यु हुई थी 1944 में आंगा खा पैलेस में ही हो गई थी। दोस्तों गांधी जी के लिए यह केवल राजनीतिक कैद नहीं थी, यह व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन दौर था। दूसरा जो मृत्यु हुआ, गांधी जी के सबसे लंबे समय तक सचिव और निकट सहयोगी रहे कौन? महादेव देसाई। उनका भी आंगा खा पैलेस में 1942 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब हम भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण महिला की बात करेंगे। किस महिला की? तो अरुणा आसिफ अली। ये कौन थी? अरुणा आसिफ अली। स्थिति को समझते हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी गिरफ्तार, नेहरू गिरफ्तार, पटेल गिरफ्तार, मौलाना गिरफ्तार। लगभग पूरी शीर्ष नेतृत्व पुलिस के गिरफ्त में जा चुकी थी। अंग्रेजों के लगा कि अब ग्वालियर टैंक मैदान सूना रहेगा, लेकिन उसी समय अरुणा आसिफ अली सामने आती है। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। दोस्तों इसे केवल झंडा फहराया हुआ फैक्ट मत ही समझिए, उस समय झंडा फहराना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था।
अंग्रेज के लिए, किसके लिए? अंग्रेज के लिए, ठीक है? वो बहुत बड़ा संदेश थे, किसको? अंग्रेज के लिए, कि नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अभी तो खेल शुरुआत हुआ है। अरुणा आसिफ अली का असली जो संदेश था, ये संदेश था आंदोलन अभी जिंदा है। यही इस घटना की असली महत्व है दोस्त। प्रतीकात्मक महत्व को देख लेते हैं। झंडा केवल कपड़ा नहीं था, वह उस समय राष्ट्रीय प्रतिरोध, स्वतंत्रता की आकांक्षा और ब्रिटिश आदेश की अवज्ञा का प्रतीक था। इसीलिए 9 अगस्त को उनका झंडा फहराना आंदोलन की कंटिन्यूटी का प्रतीक था, कि आंदोलन अब बंद नहीं हुआ है। तुमने जो सारे जो हमारे शीर्ष लीडर को तुमने बिहाइंड द बार कर दिया है, जेल में कर दिया है, इससे आंदोलन अब अभी रुकेगा नहीं। अब देखते हैं हीरोइन ऑफ द क्विट ऑफ इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का हीरोइन किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो इसे अरुणा आसिफ अली को हीरोइन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट कहा गया है दोस्त। उनको नायिका का संज्ञा दिया गया है। अब हम लोग देख लेंगे भूमिगत आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का एक नया रूप हम लोग देखेंगे, ठीक है? वो जो फेसलेस जिसे कहते हैं, फेसलेस, तो कि पर्दे के अंदर में रहते हुए लड़ाई करने का, ये है उस आंदोलन का नाम है भूमिगत आंदोलन। अब तक हम खुले आंदोलनों की बात कर रहे थे, सभा, जुलूस, गिरफ्तारी, लेकिन 9 अगस्त के बाद अंग्रेज सरकार ने लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया। सभाओं पर रोक लगने लगी, पुलिस निगरानी बढ़ गई, प्रेस पर नियंत्रण बढ़ा और खुले तौर पर आंदोलन चलाना कठिन हो गया। अब सवाल था, जब खुले में आंदोलन नहीं चला सकते तो क्या आंदोलन खत्म हो जाए? युवाओं नेताओं ने कहा, नहीं, अब तरीका बदलेंगे। तुमने तरीका बदल दिया तो मैं भी तरीका बदल दूंगा। यही से भूमिगत आंदोलन की शुरुआत होती है। भूमिगत रहने का मतलब क्या? इसका मतलब था नेता खुले तौर पर अपनी पहचान और स्थान बताए बिना गुप्त तरीकों से आंदोलन को जीवित रखेंगे। पहले क्या होता था कि अंग्रेज से आदेश लिया जाता था कि भाई हम यहाँ पर सभा करने वाले हैं। जैसे अभी अगर मंत्री जी आते हैं तो डीएम साहब उसको प्रमोशन देते हैं कि हाँ क्या है, कहाँ करना है, ये सारा कुछ पता रहता है सबको। लेकिन ये 1942 में तो स्थिति बिल्कुल भयावह हो गया था। जहाँ सभा करना, सब सभा बंद, सब लीडर जेल में, तो लोग भूमिगत काम करने लगे थे। कहीं छोटी छोटी सीक्रेट मीटिंग हुई, कहीं संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए गए, कहीं पर्चे छापे गए, कहीं गुप्त संपर्क बनाए गए और कई जगह ऐसे नेटवर्क तैयार किए गए जिनसे अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता आपस में जुड़े रहे। दोस्त, आखिर गुप्त संदेश जरूरी क्यों थे? दोस्तों, उस समय मोबाइल फोन, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया नहीं था और ऊपर से अंग्रेज सरकार कम्युनिकेशन पर एकदम पैनी नजर लगा कर रखी थी, एकदम गहरी चील की आंख उस पर गड़ा कर रखी थी। इसीलिए अगर किसी शहर में आंदोलन की कोई महत्वपूर्ण घटना हुई तो उसे दूसरे क्षेत्र तक पहुंचना भी आसान नहीं था। उनको दबाने के लिए ये सब जितना भी कम्युनिकेशन चैनल था उसको काट देता था। इसीलिए भूमिगत कार्यकर्ता गुप्त संदेश भेजते थे। उद्देश्य था सरकारी सेंसरशिप के बावजूद आंदोलन की खबर और निर्देश जनता तक पहुंचते रहे। स्वाभाविक बात है, जब भी कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में खत्म हो जाएगा तो आंदोलन टूट जाएगी। तो इसीलिए सरकार तो उस पर सेंसरशिप लगा कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग खबर सभी को पहुंचा रहे थे। पर्चों की क्या भूमिका थी दोस्त? इससे छोटा फैक्ट मत समझिए। जब अखबारों पर नियंत्रण हो, नेता जेल में हो, बड़ी सभाएं संभव न हो, तो एक छोटा प्रिंटेड पैम्पलेट भी पॉलिटिकल वेपन्स बन जाता है। पर्चों के माध्यम से आंदोलन की खबर, नेताओं का संदेश, जनताओं के लिए अपील और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक विचार फैलाए जाते थे। अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है अंडरग्राउंड नेटवर्क, यानी आंदोलन एक शहर तक सीमित न रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्यकर्ता का संपर्क बना रहे। कौन कहाँ है, किसे संदेश देना है, किस क्षेत्र में आंदोलन जारी है,
और कहाँ का पुलिस अधिक दमन करता है। इन सब सूचनाओं को आदान प्रदान करके गुप्त तरीके से होता था। इसीलिए भूमिगत आंदोलन को केवल छिपकर रहना मत समझिए, असल में यह छिपकर संगठन चलाना था दोस्त। दोस्तों, अब हम नाम को केवल रटेंगे नहीं, इनके पीछे इनकी भूमिका के बारे में हम समझेंगे। जैसे इनमें जो प्रमुख नाम है यह है जयप्रकाश नारायण, जो जेपी आंदोलन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली। अभी आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के जो नायिका के रूप में साबित किए। और लास्ट में है सुचिता कृपलानी। अब इन सभी में एक कॉमन बात थी, जब मुख्य नेतृत्व जेल में था, जब मुख्य लीडर जेल में था, तब इन नेताओं ने किसी न किसी रूप में आंदोलन को कंटिन्यू बनाया जारी रखा। अब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। ये अंडरग्राउंड फेज की प्रमुख नेताओं में से एक था। आगे हम पढ़ेंगे कि उनका संबंध हजारीबाग जेल से भी जुड़ता है, लेकिन अभी इतना समझिए कि उनकी भूमिका सिर्फ भाषण देने की नहीं थी। वे आंदोलन के गुप्त संगठन और रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख चेहरों में से था। दूसरा नाम है राम मनोहर लोहिया। लोहिया भी भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक था। उनकी भूमिका यह दिखाती है कि 1942 में युवा साम्राज्यवादी नेता बहुत सक्रिय थे। यानी क्विट इंडिया में केवल पारंपरिक कांग्रेस लीडरशिप ही नहीं थी, एक इनर्जेटिक यंग अंडरग्राउंड लीडरशिप भी उभर रही थी दोस्त। अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं अच्युत पटवर्धन। वे भी भूमिगत संगठन और गुप्त गतिविधियों से जुड़े प्रमुख नेताओं में से एक थे। इनका नाम अक्सर जेपी और लोहिया के साथ अंडरग्राउंड फेज में याद किया जाता है। अरुणा आसिफ अली, इनके बारे में तो बताया ही गया था। अब अरुणा आसिफ अली को हम पहले खुले नेतृत्व में देखा। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया, लेकिन उनका योगदान वहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद वे भूमिगत गतिविधि में जुड़ गए, भूमिगत रूप से लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। उनका भूमिका सिंबॉलिक नहीं था, वे आंदोलन को एक्टिव ऑर्गेनाइजर भी थी दोस्त। अब बात करते हैं सुचेता कृपलानी को। ये पांचवा नाम है। उन्होंने भी संगठन को भूमिगत गतिविधियों में योगदान दिया। इसलिए 1942 में महिलाओं की भूमिका में केवल जुलूस या प्रतीक तक सीमित मत समझिए, वे ऑर्गेनाइजेशन और अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस में भी सक्रिय थी दोस्तों, अब हम भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पर आते हैं। ये था उषा मेहता और कांग्रेस का रेडियो। देख लीजिए किस प्रकार से काम करता है ये। पहले फैक्ट्स को देख लेते हैं। जो प्रमुख व्यक्ति हुए ये हुए उषा मेहता। 1942 में उनका उद्देश्य क्या था कि आंदोलन की खबरें जनता तक पहुंचाना। अब प्रकृति किसके द्वारा, तो गुप्त रेडियो स्टेशन के द्वारा। अब देखते हैं दोस्त क्या क्या इसका महत्व को समझिए। समस्या क्या था, अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए केवल नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया था, वह इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अगर जनता को पता ही न चले कि देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है तो आंदोलन का उत्साह कम हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन पर कंट्रोल किसी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उषा मेहता ने क्या किया दोस्त, यही उषा मेहता का योगदान सामने आता है। क्या? उन्होंने कांग्रेस रेडियो के माध्यम से आंदोलन से जुड़ी खबरें और संदेश जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्त। अब जरा 1942 की स्थिति को सोचिए। कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, अखबार पर सेंसरशिप लगा है भाई, अखबार आप प्रिंट कर नहीं सकते सरकार के खिलाफ में, बड़े नेता जेल में हैं। ऐसे में गुप्त रेडियो स्टेशन की आवाज से आती है, आंदोलन अभी जारी है। ठीक है, उषा मेहता एकदम बोलते हैं आंदोलन अभी जारी है। दोस्तों, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा, इसे महसूस कीजिए। रेडियो केवल सूचना नहीं था, कांग्रेस रेडियो केवल न्यूज देने का माध्यम नहीं था, यह 3 काम कर रहा था। पहला, इंफॉर्मेशन, लोगों को पता चलता था कि आंदोलन कहाँ कहाँ चल रहा है।
दूसरा मोटिवेशन, जनता को लग रहा था कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। तीसरा था कोऑर्डिनेशन, अलग अलग क्षेत्रों के रेजिस्टेंस और नेशनल मूवमेंट का हिस्सा महसूस कराने में मदद मिलती थी। धन्यवाद दोस्तों, ये इस लेक्चर का पार्ट 1 खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें किस प्रकार से चीतू पांडे का जो सरकार रहा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक बार त्रावणप्रीति जो जातीय सरकार बना इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। और जो इसके बाद में पटना गोलीकांड जो हुआ इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बिहार में कैसे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन कार्य किया, कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ लेना है दोस्त। तो ये सब पॉइंट्स हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।